अच्छा चैप्टर का नाम बता दो। चैप्टर का नाम सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स है। लास्ट टाइम हमारा सपोर्ट पॉलिटिकल साइंस वन शॉट एक्सप्लेनेशन। ओके वो बात ये था। चलो एडवांटेज ऑफ अ मूवमेंट। ओके अब मूवमेंट्स क्यों लड़े जाते हो? देखा मूवमेंट्स का मतलब क्या रहता है? आंदोलन। तो आंदोलन क्यों लड़ा जाता है उसके कुछ एडवांटेजेस है, कुछ अच्छी चीजें हैं, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए। जैसा पहला पॉइंट बोलता है मेनी सोशल प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड बिकॉज ऑफ अ मूवमेंट। सोशल प्रॉब्लम जो अपने सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना उसको अच्छे से डिस्कस किया जाता है मूवमेंट करेंगे तब। ठीक है। Point number second, the leaders and the activities of this movement provide all the required information to the government, like various issues which are then to be used for to frame in future politics. ये लोग जब भी मूवमेंट्स करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो गवर्नमेंट इनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देती है कि किस चीज के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं लोग, और वो चीज को गवर्नमेंट हटाने के लिए मदद करती है। तीसरा पॉइंट बोलता है पीपल आर एम्पावर्ड, यानी पीपल को एक पावर मिलती है टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट यानी दंगे फसाद करने के लिए राइट टू प्रोटेस्ट, एक हक भी दिया गया है। ओके अपन लड़ सकते हैं, मूवमेंट वगैरह लड़ सकते हैं। प्रोटेस्ट यहाँ पर बोला है, लेकिन प्रोटेस्ट करना नहीं, प्रोटेस्ट करना इलीगल है अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके नेक्स्ट एक बोलता है मूवमेंट्स हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है तो हमेशा मूवमेंट्स होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही रहता है कि पीपल अपना गवर्नमेंट खुद से चूज करे, तो पीपल अपना डिमांड्स भी रख सकते हैं। समझा? लास्ट बोलता है हाउएवर दिस राइट मस्ट बी यूज्ड पेशेंटली इन अ रिस्पांसिबल मैनर। एक प्रॉपर रिस्पांसिबल मैनर से ये राइट को इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि राइट टू प्रोटेस्ट दिया तो हर छोटी चीज के लिए चलो दंगे फसाद कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज का राइट दिया गया तो सोच समझ के अपने को राइट को यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था ना, एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, समझा क्या? वो अपने को देना ही पड़ता है। कुछ मूवमेंट्स अपने इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहला मूवमेंट का नाम क्या है? ट्राइबल मूवमेंट। पहला पॉइंट बोलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट डिप्राइव्ड ट्राइबल पीपल फॉर द राइट ऑफ लिवलीहुड एंड फॉर फॉरेस्ट रिसोर्स। इसका मतलब एकदम सिंपल है कि गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने डिप्राइव किया था कि ये जो ट्राइबल पीपल है, जो आदिवासी लोग हैं, ये लोग अपने लिवलीहुड के लिए फॉरेस्ट का चीज यूज करते हैं। जंगल से एप्पल्स वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह जंगल से निकालते हैं, तो उन्होंने बोला तुम लोग जंगल फॉरेस्ट रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर, गोंड फ्रॉम ओडिशा, ओली बिल्ला एंड रामोशी फ्रॉम महाराष्ट्र, संथल एंड मुंडा फ्रॉम बिहार। ये सब है ना एज अ फ्लो चार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, इसलिए ध्यान से सुनना। ये कोलम क्या है? कोलम, गोंड, कोली, बिल्ला, रामोशी और संथल, मुंडा, ये सब है ना कम्युनिटी है ट्राइबल पीपल्स की। किसकी कम्युनिटी है? अब बस कहां से आया है वो लिखा है कि गोंड जो है ओडिशा से आया है, कोली, बिल्ला, रामोशी महाराष्ट्र से आया, संथल और मुंडा बिहार से आया, ऐसा सब लिखा गया। तीसरा पॉइंट होता है ट्राइबल स्ट्रगल हैज कंटिन्यूड सिंस दोस ईयर। ट्राइबल इन इंडिया फेस सेवरल प्रॉब्लम्स। वन मेजॉरिटी प्रॉब्लम इज दे आर डिनाइड राइट्स ओवर फॉरेस्ट। ट्राइबल पीपल उस टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई उनको जो राइट्स है वो मिले, बट आज तक उनको उनका राइट मिला ही नहीं। और सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम है कि उनको डिनाई किया गया है राइट्स ओवर फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट के रिसोर्स को वो यूज नहीं कर सकते ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस द राइट ऑफ ट्राइबल फॉरेस्ट इज डिनाइड। इंडिपेंडेंस के बाद भी जो फॉरेस्ट के राइट थे वो क्या थे? डिनाइड थे। उनके मेन डिमांड्स क्या थे? पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट द राइट ओवर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हम लोग को अपना हक मिलना चाहिए, वो उनका पहला डिमांड था। परमिशन टू गैदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, इसका परमिशन दो। और तीसरा राइट टू कल्टिवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड। ये लोग कल्टीवेशन करते थे, खेती करते थे, कहां पर करते थे? फॉरेस्ट में। इधर कल्टीवेशन करते थे फॉरेस्ट में, जंगल में। तो वो जंगल में कल्टीवेशन करने के लिए इनको हमको हमारा हक, ऐसा मानना था इनका। नेक्स्ट एक नया मूवमेंट नहीं आया। हाँ ठीक है, आएगा 2 मिनट में। सही बोले। नेक्स्ट क्या अभी अपना फार्मर्स मूवमेंट। क्या है अपना? फार्मर्स मूवमेंट। ड्यू टू एंटी एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट द फार्मर्स स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स। एंटी एग्रीकल्चरल पॉलिसी पता है क्या रहता है? पहले ना फार्मर्स एक ही एग्रीकल्चर उगाते थे। जैसे मेरा फार्म है तो मैं सिर्फ राइस उगाएगा, या मेरा किसी का फार्म है तो वो सिर्फ बीट उगाएगा। ऐसा एक चीज एग्रीकल्चर था जो वो लोग करते थे। लेकिन ब्रिटिश ने बोला तुम लोग कोई भी चीज उगा रहे हो ना, उसके 25% लैंड में मेरे को एक चीज उगा के दो, इंडिगो। क्या उगा के दो? इंडिगो को अपन बोलते हैं नील पौधा। नील पौधा जो था वो बहुत ज्यादा बोल सकते हैं काइंड ऑफ टॉक्सिक था, जिसकी वजह से जो जमीन है ना, जो लैंड थी वो इनफर्टाइल होते जा रही थी। ओके, तो क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर ने तो डिमांड रखी थी कि भाई 25% जमीन के ऊपर वही होना चाहिए, इंडिगो का कल्टीवेशन होना चाहिए। लेकिन फार्मर्स बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से मूवमेंट वगैरह लड़ा गया। समझा? दूसरा पॉइंट बोलता है फार्मर्स मूवमेंट वाज विटनेस इन चंपा
चंपारण इंडिपेंडेंस एंड बड़ोदरी बिफोर, ये दो इंडिपेंडेंस हुआ था यानी स्ट्रगल हुआ था, एक तो चंपारण सत्याग्रह। They got inspiration and leadership from Mahatma Phule, Justice Ranade and Mahatma Gandhi। ये सबको आंदोलन लड़ने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? ये तीन पर्सन से, एक तो महात्मा फुले, एक जस्टिस रनाडे और एक महात्मा। एक एक्ट चलाया गया जिसका नाम था महाराष्ट्र टेनेंसी एक्ट। महाराष्ट्र टेनेंसी का मतलब रहता है किराया, टेनेंसी मतलब क्या रहता है? किराया। स्लो डाउन द मूवमेंट बट आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द मूवमेंट गेन मोमेंटम। ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन याद है कुछ? ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड बाय एमएस स्वामीनाथन, इसके लिए इसको एक नाम भी दिया गया था, स्वामीनाथन कमीशन। क्या नाम था? स्वामीनाथन कमीशन। नहीं याद रहेगा तो याद करो यार। ग्रीन रेवोल्यूशन एम्ड एट, अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन काम क्या था वो यहाँ पर बोला है, एम्ड एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, इट बेनिफिट्स नॉट रीच पुअर फार्मर्स, द मूवमेंट हैड स्टार्टेड। मेन इसका मेन फंक्शन था कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो और अपने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, ठीक है। प्लस सिर्फ और सिर्फ अपने इंडिया के जो गरीब फार्मर्स है सबसे पहले उधर उनके तक पहुंचो, क्योंकि गरीब फार्मर्स और गरीब होते रहते हैं तो उनको हम लोग पैसा देके उनसे काम कर रहे हैं, ओके। तो फार्मर को पैसा मिलेगा और अपना प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। लाइक बोलता है ये फार्मर्स मूवमेंट्स का मेन डिमांड क्या था? सबसे पहला डिमांड था एप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अच्छा खासा प्राइस डिसाइड करो, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स मार्केट में, अगर नहीं पता तो एक बात बता दूं लोगों को, मार्केट में समझो 5 रुपए का राइस है, ठीक है, 5 रुपए में वो 1 केजी राइस बेचे फार्मर, वो राइस मार्केट में आते थे 40 रुपीज केजी हो जाता है, ठीक है, 40 रुपीज केजी हो जाता है। तो तुम लोग सोच सकते हो प्राइस कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर फार्मर को अच्छा प्राइस मिला तो हम लोग को भी अच्छा प्राइस मिलेगा। इसमें अगर देखोगे फार्मर से 5 रुपए का कोई होलसेलर लिया, होलसेलर ने रिटेलर को 15 रुपए में बेचा, रिटेलर ने फिर वापस शॉपकीपर में जाते हैं 15 का 20 या 30 कर दिया और बेचा, तो इससे क्या हो रहा है? प्राइस बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, ओके। तो पहला इनका डिमांड यही था कि भाई हमारा प्राइस बराबर करो, ओके। दूसरा था एग्रीकल्चर शुड बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर को भी एज एन इंडस्ट्री अपने को ट्रीट करना चाहिए। इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में जो भी सामान बनता है उसके लिए सबसे पहले सामान का किधर से आता है? एग्रीकल्चर से। एक एग्जांपल देता है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है तो टमाटर जो है वो एग्रीकल्चर से बनता है, वो टमाटर को लेकर अपन टोमेटो केचप बनाते हैं, ओके, इंडस्ट्री में। तो एग्रीकल्चर को भी एक इंडस्ट्री अपने को मानना चाहिए, ऐसा बोला। तीसरा बोलता है टू इम्प्लीमेंट सजेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन। एक कमीशन था स्वामीनाथन कमीशन जो बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बना था। लास्ट है क्विक डिसीजन ऑन डेब्ट रिलीफ एंड डेब्ट कैंसिलेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए एग्रीकल्चर के ऊपर और डेब्ट रिलीफ या फिर डेब्ट कैंसिलेशन देना चाहिए। डेब्ट का मतलब कर्जा, अगर कोई फार्मर के ऊपर कर्जा है तो कर्जा कम कर देना चाहिए, या अगर छोटा मोटा कर्जा है तो कर्जा को कैंसिल कर देना चाहिए। लेबर मूवमेंट, ठीक है, ये सब मूवमेंट्स ही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको डीप डाउन कर रहा है, ओके। सब मूवमेंट्स के बारे में अपने को पढ़ना है, फिर लास्ट में चैप्टर पढ़ना है, इतना ही है। लेबर मूवमेंट इन इंडिया एमर्ज इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या बोलोगे? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जब इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या बोलते हैं अपन? टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलो, रेलवे कंपनी बोलो, अपने इंडिया में एस्टैब्लिश हुई आफ्टर लेटर ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी जब आधा बीत गया उसके बाद हमारे यहाँ पर रेलवे कंपनी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू हुई। कुछ पॉइंट्स है, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, इन 1899 रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर देयर डिमांड्स। रेलवे वर्कर जो है वो स्ट्राइक पे निकल गए उनके डिमांड्स की वजह से। याद रहेगा 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 4 में तुम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स थे उनको दिवाली बोनस प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा था, तो वो लोग भी स्ट्राइक पे निकल गए थे। याद है कुछ? ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बोल रहा है। However, the first organization for resolving the issue of worker established in 1920। ये लोग स्ट्राइक पे कब निकले थे? 1899। लेकिन पहला ऐसा जो इनके ऊपर पढ़ाई वढ़ाई करके ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ? 1920। This organization is known as All India Trade Union Congress। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एग्जाम में या तो ये पूछेंगे लेबर मूवमेंट या तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऐसा क्वेश्चन डाल दें। तुमको समझना है कि दोनों का आंसर सेम है, समझा? नेक्स्ट कट है। ग्लोबलाइजेशन दिस मूवमेंट एडवर्सली अफेक्टेड टू स्लो डिसइंटीग्रेटेड। बस रे वेस्टर में प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स इन इंडिया। अपने इंडिया में जो वर्कर्स है उसके कौन कौन से प्रॉब्लम्स और डिस्कस किए गए। पॉइंट नंबर 1, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट एंड नो लीगल प्रोटेक्शन। एम्प्लॉयमेंट, हर किसी को काम पूरे लाइफ टाइम मिलता रहता है क्या? नहीं। ओके, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है वो।
दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पैटर्न एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। बहुत सारी कंपनी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेती है, 2 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल, कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो निकाल दिया जाता है। अगर तू बहुत अच्छा काम कर रहा है तो तेरे को रखना। तीसरा अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स एंड हेल्थ हजार्ड्स। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स था, लोग रात रात भर काम करते थे जबकि उनका काम का टाइम भी खत्म हो गया था। तो वर्किंग आवर्स खत्म होने के बावजूद काम करा रहे, जिसकी वजह से अपना हेल्थ खराब हो रहा है। हेल्थ हजार्ड मींस खराब हो रहा है। लास्ट पॉइंट बोलता है इनसिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। ये बेसिकली वुमेन्स के लिए बोला गया कि वर्क प्लेस पे इनसिक्योरिटी थी, लेट नाइट छोड़ते थे या फिर वर्क प्लेस पे कोई परेशान करता था, ईव टीजिंग होता था, छेड़खानी होती थी, ये पहले के टाइम से चलता था। तो बोला इनसिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और नया मूवमेंट, अभी सब छोटे छोटे, ये वुमेन्स के बाद सब छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं। वुमेन मूवमेंट, इन ऑर्डर टू स्टॉप द इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, then have a dignified and many men and women social reformers have taken the initiative. वुमेन्स के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको रोकने के लिए ये चीज को वुमेन मूवमेंट लड़ा गया। कौन कौन से लीडर्स थे, इनके नाम याद रखने, फ्लो चार्ट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि दोंडे केशव कार्वे, पंडिता रमाबाई रानडे वे द प्रोमिनेंट अमंग देम। कोई भी 4 नाम याद रखने का और लिख दूंगा। इसमें मेरे हिसाब से ज्योतिराव फुले, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और पंडिता रमाबाई सबसे इजी है, रख सकते हो याद तो रख। तीसरा, द इनिशिएटिव टेकन बाय देम व्हाट द एंड ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक सती। इनके प्रैक्टिस, ये लोग ने इतना ज्यादा एफर्ट्स दिया जिसकी वजह से हमारे इंडिया में सती बैन हुआ। क्या बैन हुआ? पता ना सती क्या होता है? हस्बैंड के डेथ के बाद जो वाइफ रहती है उसको भी हस्बैंड के आग में जलाते रहते हैं, चिता में जलाते रहते हैं, वो बैन हुआ। चाइल्ड मैरिज खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? ड्यू टू देयर एफर्ट्स रिफॉर्म सच एज विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन वर पॉसिबल। इनके ही एफर्ट्स की वजह से विडो रीमैरिज यानी जो विधवा औरतें हैं वो वापस शादी कर सकती है अगर वो चाहती है तो, ये शुरू हुआ। साथ ही साथ वुमेन एजुकेशन भी स्टार्ट किया। नेक्स्ट बोलता है आफ्टर इंडिपेंडेंस वुमेन गॉट राइट टू वोट। इंडिपेंडेंस के बाद वुमेन को क्या मिला? राइट टू वोट, वोटिंग का अधिकार आया। एंड दे डिमांडेड थ्रू वेरियस मूवमेंट दैट शुड बी गिवन द स्टेटस एंड प्रेस्टीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वो लोग ने उसके बाद ऐसे कुछ मूवमेंट्स लड़े जिसके वजह से हमको भी समझ में आया कि वो हमारे सोसाइटी की कितनी इंपॉर्टेंस पीपल है। ये तुम लोग अगेन वही चिपको मूवमेंट बोलो, एंटी लिकर कैंपेन बोलो, लॉस फॉर वुमेन, ये सब उसमें अपन ने पढ़ा। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन वेरियस मूवमेंट टू अप्रोच करप्शन। वुमेन ने किस किस चीज को हटाने के लिए मूवमेंट लड़ा था? करप्शन हटाने के लिए, कास्ट सिस्टम हटाने के लिए, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट यानी जो एक रिलीजन के ऊपर बहुत ज्यादा प्राइड करते हैं जिनकी वजह से झगड़ा होता है, इस चीज को हटाने के लिए वुमेन्स ने मूवमेंट किया था। Women started initiative to organize movements releasing injustice to them. Women उन चीज के ऊपर भी मूवमेंट्स करती थी जो उनके साथ जब इनजस्टिस होता था। क्या होता था उनके साथ? लास्ट बोलता है women health, education, social security, status of human being, independence and empowerment the challenges faced priority by women's movement. वुमेन मूवमेंट में वुमेन के हेल्थ के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी के रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग्स के रिलेटेड, हर चीज के रिलेटेड बातचीत किया। समझा पॉइंट? कुछ डाउट? एनवायरमेंटल मूवमेंट छोटा सा है, ओके। एनवायरमेंट यानी अपने एनवायरमेंट को अपने को हार्म नहीं करना चाहिए, इसलिए एक मूवमेंट लड़ा गया था एनवायरमेंटल मूवमेंट। पॉइंट नंबर 1, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन यानी एनवायरमेंट अपना हार्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है टू टैकल द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। इससे अपने इंडिया में हो रहा है क्या? नहीं, ये प्रॉब्लम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। चैलेंजेस फेस्ड बाय द मूवमेंट, ये मूवमेंट ने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए? पॉइंट नंबर 1, टू स्टॉप पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। पहला पॉइंट बोलता है कि रिवर में जो हम लोग पॉल्यूशन वगैरह फैलाते हैं वो बंद करना चाहिए और अलग अलग सोर्सेज ऑफ वाटर को स्टार्ट करना चाहिए, रिवर्स लेक से पानी आना चाहिए गांव गांव में। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड टू रिड्यूस द केमिकल एंड इट्स इल इफेक्ट। ऐसे कुछ केमिकल जिससे पानी खराब होता है या जमीन खराब होती है वो चीजों को अपने को यूज नहीं करना चाहिए। तीसरा बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रीन बेल्ट। ग्रीन रेवोल्यूशन को फॉलो करना चाहिए, ग्रीन बेल्ट को फॉलो करना चाहिए और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कंज्यूमर मूवमेंट, अभी इसके बारे में नहीं पता लगे बता दें। तुम लोग शॉप पे गए, तुम लोग ने बोला मेरे को 2 किलो राइस चाहिए, तुम लोग ने उसको 100 रुपया दिया, उसने 2 किलो की जगह उसने अपने वजन काटे में थोड़ा बहुत झोल झपाटा किया और तुमको 1 kg 500 ग्राम दिया, 500 ग्राम कम किया उसने, तो तुम लोग एज अ कंज्यूमर तुम लोग कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो, ये भी अपने को हक दिया है। कंज्यूमर के साथ जब भी धोखा होता है उस टाइम पे कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। लेकिन जब कंज्यूमर कोर्ट नहीं बना था तब क्या होता था? तो तब हम लोग करते थे मूवमेंट का नाम क्या था? कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट बिगन टू इंडिया आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक एक्ट बनाया गया था, एक्ट का नाम क्या था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नाम क्या था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कब पास हुआ था? 1980।
मूवमेंट ट्रीट करता था मेंबर ऑफ द सोसाइटी एज ए कस्टमर। हम सब सोसाइटी के मेंबर्स हैं, तो हम सब एक काइंड ऑफ कौन हूँ हम लोग? कंज्यूमर। कौन हूँ हम लोग? एडल्टरेशन। एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट करना। एडिंग सबस्टैंडर्ड सब्सटेंसेस टू फूड प्रोडक्ट्स। मिलावट वगैरह करना, दूध में मिलावट करना, अलग अलग चीजों में मिलावट ही करना, ठीक है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम्स, प्रोडक्ट्स का जो कॉस्ट है वो बढ़ा देना। फ्रॉड्स इन वेट, वेट में, वजन में फ्रॉड करना। मेजर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंज्यूमर हैड टू फेस, कंज्यूमर को सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। कंज्यूमर मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम सच फ्रॉड। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट किया गया। लास्ट मूवमेंट जो पोस्ट 1980 में लड़ा गया, पहला था 1980 में बहुत सारे मूवमेंट्स लड़े गए। डिफरेंस फ्रॉम द अर्लियर मूवमेंट, मतलब पहले जो मूवमेंट्स लड़े थे 1980 के बाद अलग अलग मूवमेंट्स और लड़े। They were issued based on movement and people try to organize issue based and mass movement। अभी 1980 के बाद people को भी समझ में आया कि भाई हम लोग अभी छोटा मोटा नहीं बड़ा मूवमेंट कर सकते हैं। बड़ा मूवमेंट यानी मास मूवमेंट। बड़ा मूवमेंट मतलब क्या बोलते हैं? इसीलिए बड़े मूवमेंट्स को अपन नॉर्मली बोलते हैं नियो सोशल मूवमेंट। क्या बोलते हैं अपन? नियो सोशल मूवमेंट। क्या बोलते हैं अपन? नियो सोशल मूवमेंट। एक छोटा सा टॉपिक है इंडिया के वाटरमैन के ऊपर, फिलअप क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। इंडिया का वाटरमैन कौन है? A revolutionary approach to solve water crisis in Rajasthan was adopted by Dr. Rajendra Singh Rana। ये फिलअप क्वेश्चन भी है, ट्रू और फॉल्स भी है, कुछ भी बोलो। इंडिया का वाटरमैन जो है वो इनको बुलाते हैं। नहीं, ये सिंह नहीं, वो सिंह है। ओके, GH नहीं है वो स्पेलिंग एकदम प्रॉपर है, ठीक है। मेरे को पता है तुम लोग सिंह, मेरे को भी पहले लगा था, बट वो स्पेलिंग एकदम प्रॉपर है। वो डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा है, ठीक है। He built thousands of जोहार्ट्स। अब जोहार्ट्स जिसको नहीं पता ना, एक बहुत बड़ा सा कुआं टाइप होता है राजस्थान में। जोहार्ट्स मतलब पता है, ठीक है। तो बहुत सारा जोहार्ट्स वगैरह इन्होंने बनाया था, जहाँ से बहुत ज्यादा पानी वगैरह आता था राजस्थान में। He is known as the waterman of India। इनको क्या बोला जाता था? वाटरमैन ऑफ इंडिया। He reviewed many rivers to desert in of राजस्थान। इसने बहुत सारे रिवर्स को ढूंढ के निकाला है जो राजस्थान में आज भी चल रहा है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म किया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम था तरुण भारत संघ। क्या नाम था? Which built 11,000 जोहार्ट्स in 100 of villages। मतलब 100 से ज्यादा विलेजेस में 11,000 से ज्यादा जोहार्ट्स बनाए गए, यानी एक कुआं टाइप खोदा था। ओके, नॉट कुआं प्रॉपर्ली, कुआं नहीं बोल सकते, एक छोटा सा लेक जैसा कुछ खोदा गया। जोहार्ट का मैं तुम लोगों को इमेज दिखाता हूँ। He started campaign for conservation, water, rival rivers, forest conservation and wildlife conservation। हर चीज के लिए, यानी rivers, forest, हर चीज प्रोटेक्टेड है, इसके लिए एफर्ट्स लिए। For his work he won Stockholm Water Prize। एक अवार्ड है Stockholm Water Prize, इन्होंने ये अवार्ड जीता। Also known as the Nobel Prize for Water। नोबेल प्राइज भी मिला इनको वाटर के लिए। यहाँ पर चैप्टर खत्म।